ये चित्र जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हम सबको याद दिलाते हैं भारत के उस संग्राम की, जिस संग्राम के परिणामों की वजह से आज हम ब्रिटिश इंडिया से स्वतंत्र भारत बने। ये कहानी है उस क्रूरता की, उस लाचारपने की जो हमारे साथ हो रहा था, जो ब्रिटिश शासन हमारे साथ सदियों से करता आ रहा था। कुछ ऐसे चेहरे, कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे लोग जो खड़े हुए इनके विरुद्ध और उन्होंने अपने बल से, अपने बलिदानों से, अपने साहस से, अपने संघर्ष से भारत को स्वतंत्र करवाया। भारत को स्वतंत्र करवाने के पीछे कोई एक आंदोलन या एक चेहरा नहीं था। ये वो सब क्रांतिकारियों का खून पसीने की कमाई थी, उनकी मेहनत थी, उनका साहस था, उनका बलिदान था, जिसकी वजह से आज हम स्वतंत्र भारत बने। ये कहानी हमको बताती है कि 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर किस तरीके से 1947 में जाकर ये संघर्ष खत्म हुए थे। और संघर्ष यूं ही खत्म नहीं हुए, संघर्ष खत्म हुए थे भारत के विभाजन के साथ। हालांकि संघर्ष तो बहुत ज़्यादा थे। अब उन संघर्षों की कहानी ऐसे ही बताऊंगा मैं, तो आपको आंदोलनों की कहानी सभी से समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैंने आज इस वीडियो में आपको उन सभी आंदोलनों की कहानी के लिए मैंने आपके लिए सारे फॉर्मेट तैयार करे हैं, जिस तरीके से आप हर आंदोलनों से आए हुए प्रश्न को चुटकियों में आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। हमारे यूपी SSC पैट में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ आंदोलनों के ऊपर पूछे जाते हैं। भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलन किस तरीके से हुए, कब हुए, क्यों हुए, इन सब चीज़ों का आंसर मैं आज आप इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं प्रियम सर और आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राष्ट्रीय आंदोलन की एक क्लास। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था, वो वादा आज मैं आपका पूरा करने जा रहा हूँ। तो कहानी ये कहाँ से शुरुआत हुई थी? 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर और जाकर ख़त्म कहाँ होती है? ख़त्म होती है हमारे आखिरी जो हमारा आंदोलन था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। और हमें पूर्णतः सफलता कहाँ मिलती है? हमें पूर्णतः सफलता मिलती है हमारे 1947 को, जब हमारा भारत पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन के कब्जे से अलग हुआ और हमारा भारत बना स्वतंत्र भारत। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर मैं पहली स्लाइड की तरफ बात करता हूं, तो बात कर रहे हैं हम उन अवलोकन की जिससे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे शुरुआत हुए थे। तो हम डाल लेते हैं इस पे थोड़ी सी विशेष नज़र कि किस तरीके से हमारे आंदोलन शुरू हुए थे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो ये जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम है, एक मिनट में पेन जरा सेलेक्ट कर लेता हूं जिससे आपको अच्छी तरीके से विजिबिलिटी आ जाए। चलिए देखिए, ये जो स्वतंत्रता संग्राम हमारे हुए हैं, स्वतंत्रता संग्राम जो हमारी कहानी है वो बलिदानों की कहानी है, वो संघर्ष की कहानी है। ठीक है, तो ये शुरू कब से हुए थे? ये शुरू हुए थे 1857 में सिपाही विद्रोह से। कब हुए थे? 1857 में सिपाही विद्रोह से, जो कि बंगाल में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? बंगाल में। और 1905 जब बंगाल का विभाजन हुआ, तब हमारे अंदर जन्म लेता है राष्ट्रीयवाद की भावना, हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है, जिससे एक आंदोलनों का नया पहलू बन के तैयार हो गया। और जिसकी वजह से हर भारतीयों के अंदर सिर्फ एक ही चीज का नारा था, वो ये था कि हमको चाहिए आज़ादी। तो चलिए शुरू करेंगे आज इस आज़ादी का पूरा पहलू कि किस तरीके से हम आज़ाद हुए थे। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, अंत हमारा 15 अगस्त 1947 को हुआ था, जब ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को पूरी तरीके से आज़ादी दे दी थी और हम बने थे स्वतंत्र भारत। सारे संघर्ष जो थे वो आपके असहयोग, सावनीय, अवग्रह से लेकर अशस्त्र विद्रोह तक कई रूपों के लिए थे। मतलब हम कई बार ऐसे भी हुए कि हमने आंदोलन छेड़ा और हम ब्रिटिश शासन के सामने अशस्त्र हो गए। हमारे पास कोई शस्त्र ही नहीं थे, हमारे पास कोई साधन ही नहीं थे जो हम उनके विरुद्ध लड़ाई कर सकते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि हम ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतने ज़्यादा बेबस, इतने ज़्यादा मजबूर हो गए कि हमें उनकी बात माननी पड़ी थी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी, कुछ ऐसे चेहरे, जिन चेहरों का परिचय उनके कार्य देते हैं, उनका परिचय हमें किसी नाम या किसी जाति के साथ कराने की आवश्यकता नहीं है। उनके कार्य ही उनकी पहचान है और उनके पहचान मैं आपके लिए आगे आने वाले सारी स्लाइडों में करवाता रहूँगा। ठीक है, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आंदोलन, जो कुछ ऐसे संगठनों ने जिन्होंने हमारी अधिक तरीके से भूमिका निभाई है स्वतंत्रता दिलवाने में, जैसे मुस्लिम लीग हो गया,
अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गया और आपका अखिल भारतीय किसान सभा हो गया। इसके अंतर्गत कुछ ऐसी भी चुनौतियां रही हैं जो चुनौतियां हमारे स्वतंत्रता तक की कहानी के बीच में बनी रही। जैसे 1905 में हुआ था हमारा बंगाल का विभाजन, उसके बाद 1919 में हुआ हमारा जलियांवाला हत्याकांड जिसने सबके दिल दहला दिए थे, ये हमारे पंजाब में हुआ था। उसके बाद हमारा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। तीनों के तीनों ही यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। यहाँ पे इन तीनों से ही आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहां तीनों से ही हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1905 में हमारा बंगाल का विभाजन हुआ था, 1942 में हमारा भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 1919 में हमारा जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से आगे की स्लाइडों को हम पूरा करते हुए चलेंगे और आज हम सारे राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में पढ़ेंगे। ये कुछ सूची मैंने तैयार करी है, जो सूची हमें दर्शाती है कि किस तरीके से हमारे 1857 से लेकर हमारे 1947 तक चलने वाले आंदोलन हैं। ये जो आंदोलन हमारे सामने है ये 1857 से लेकर आपके 1942 तक के हैं। 1942 आपका भारतीय छोड़ो आंदोलन था और आपका 1857 से लेकर आपका सिपाही विद्रोह था। ठीक है, तो हम शुरू करते थे यहां से सारे के सारे एक करके सारे आंदोलनों को, किस तरीके से हमें पूरा संपूर्ण रूप से हमें स्वतंत्रता मिली ब्रिटिश शासन से। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे जो ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। हमारा होम रूल आंदोलन जो कि एनी बेसेंट ने स्टार्ट किया था आपके 1916, ये एक महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न ज्यादा बनता है आपका। दूसरा आपका रोलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, जिसके साथ साथ एक जलियांवाला हत्याकांड भी आपसे पूछा जाता है कि ये कब हुआ था, तो ये भी आपका 1919 में हुआ था। ये दो महत्वपूर्ण आपके बन गए। इसके अलावा बात करता हूं मैं आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, ये आपकी 1885 में हुई थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, यहां से ये भी बनते हैं कि कौन इसके पहले सम्मेलन के अध्यक्ष थे, कौन दूसरे के थे। इन सब चीजों पर मैं आपकी पूरी महा मैराथन बनाऊंगा, जिसमें मैं आपके लिए हिस्ट्री के जुड़े हुए पूरे 100 प्रश्न लेकर आऊंगा, जहां से आपका संपूर्ण इतिहास एक ही बार में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपका 1857 का विद्रोह, जिसको आप लोग सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपका यहां से बन जाता है। और उसके बाद आपका भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में होता है और साथ ही साथ में आपका 1920 में होने वाला खिलाफत और असहयोग आंदोलन। ये कुछ वो आंदोलनों की लिस्ट है जो पिछले वर्ष कई सारी परीक्षाओं में हमसे पूछे जा चुके हैं। इसी वर्ष में जो हमारी परीक्षाएं हुई हैं उनमें हमसे पूछे जा चुके हैं, तो इस पे थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए। सारे आंदोलन मैंने आपको वर्ष के हिसाब से आपके लिए बना दिए हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा जो आता है वो आता है हमारा 1857 का विद्रोह, जिसके लिए सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अपनी कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस चीज़ को स्नेह देंगे, प्यार देंगे और अच्छी तरीके से इसको अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का लाभ उठा पाए। चलिए शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। तो ये विद्रोह आपका कब स्टार्ट हुआ था, ये विद्रोह आपका शुरू हुआ था 10 मई 1857 को। कब हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था। प्रमुख जगहें जो थी जहां जहां ये हुआ था, मेरठ, दिल्ली, आगरा, कानपुर और लखनऊ, इन विभिन्न स्थानों पर आपका 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ था। ये आपका भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये आपके भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, इस बात को आपको याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, तो आप किस पे टिक करेंगे, आपका ऑप्शन होना चाहिए 1857 का विद्रोह होना चाहिए। ठीक है, कारण क्या है, क्या कारण रहा है, तो कारण ये रहा था कि जो राइफलें इस्तेमाल की जा रही थी, उन राइफलों की जो बुलेट होती है, उस बुलेट में सुअर का और गाय की चर्बी का मतलब उनका मांस था। ठीक है, जिससे जो भारतीय जो हिंदू लोग थे वो इसको उपयोग करने से कतरा रहे थे। वो कह रहे थे कि भाई गाय को हम पूजते हैं, गाय हमारी माता है, हम किस तरीके से इनके बम में से अपने मुंह से या फिर इनकी हम इस्तेमाल करी हुई चीज़ों को किस तरीके से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं अपने
जंग के अंदर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इस तरीके का कहा कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, इसके इस्तेमाल के पर रोक लगाने के लिए इन्होंने क्या किया था, सिपाही विद्रोह किया था। अब एक तरीके की ये अफवाह भी है, लोग कहते हैं कि एक तरीके की अफवाह भी है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसे ही अफवाह उड़ा दिया गया था। ठीक है, तो देखो भाई, कारण कुछ भी रहा हो, मेन कारण जो आपसे पूछता है वो ये था कि कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का मांस था। ठीक है, मतलब चर्बी थी। दूसरी हमारी क्या हो सकती है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो भू राजस्व नीतियों की शुरुआत कर रही थी। साथ ही साथ में लॉर्ड डलहौजी, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, जो पॉइंट आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पर मैंने आपका हाईलाइट कर रखा है, उनको आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आपके लॉर्ड डलहौजी द्वारा चूक के सिद्धांत का परिचय हुआ था। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी द्वारा एक आपका सिद्धांत दिया गया था जिससे हम भारतीय जो सिपाही थे वो ज्यादा खुश नहीं थे, जिसका भी एक प्रमुख कारण बन सकता है कि आपका सिपाही विद्रोह हुआ था। साथ ही साथ में हिंदू रीति और रिवाजों को संशोधित करने के लिए धार्मिक विकलांगता अधिनियम का परिचय। बात हुई थी क्या कि हिंदू रीति रिवाजों को संशोधित किया जा रहा था, मतलब करेक्ट किया जा रहा था, जो कि हमारे भारतीयों की समझ से परे हो गया था, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो ये भी आपका एक सिपाही विद्रोह का प्रमुख कारण बन गया था। आगे की बात करते हैं कि आपके प्रमुख आपकी व्यक्तित्व किसका रहा था, तो आपका यहाँ पे नाना साहिब का, तात्या टोपे का, रानी लक्ष्मीबाई का, बहादुर शाह जफर का, मंगल पांडे, मान सिंह और आपके कुंवर सिंह। अगर मैं यहाँ से बात करता हूं तो सबसे दो बड़े नाम जो सबसे ज्यादा उछाले जाते हैं वो आपके रानी लक्ष्मीबाई हैं यहाँ से, और आपके नाना साहेब और तात्या टोपे हैं। इनके नाम सबसे ज्यादा ऊपर आते हैं। आपने सुना भी होगा भैया, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वही वाली कहानी यहाँ पर आ रही है। ये वही वाला विद्रोह की बात हो रही है, 1857 के विद्रोह की बात हो रही है। ये जो रानी लक्ष्मीबाई जी यहाँ पर है, इनका यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व रहा था, जिसके चलते आपका सिपाही विद्रोह हुआ था, लेकिन ये असफल रहा था। ये क्या रहा था, असफल रहा था, क्योंकि ज्यादा तरीके से भारतीय लोगों ने सहयोग नहीं जताया था, जिसके कारण बस वहां पर जाकर हमारी क्षति हुई थी। ठीक है, नतीजा क्या निकल कर आया कि स्थानीय जनता की भागीदारी की कमी, स्थानीय जनता की भागीदारी की कमी रही, जिसकी वजह से हमारी क्या हुई थी, वहां पर क्षति हुई थी। और साथ ही साथ में कई शासक जैसे कश्मीर के महाराजा, इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया और 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। ये लोग 1857 के युद्ध में शामिल नहीं हुए, जिसकी वजह से हमारी हार हुई थी। तो चलिए देखिए इसके बाद जो अगला है बंगाल का विभाजन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 1905 में हुए बंगाल के विभाजन के बाद ही हमारे भारतीयों के मन में क्या आया था, हमारे भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद का ख्याल आया था, नेशनलिज्म का थॉट उठा था, जिसके वजह से पूरे भारतीय एकजुट होने के कगार पर आ गए थे, एकजुट होना चाहते थे और अपने स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए हर सीमा को पार करना चाहते थे। तो चलिए शुरू करते हैं बंगाल का विभाजन, जो कि कब हुआ था, 1905 हुआ था। डेट आपको वही याद रखनी पड़ेगी यहां से, 1905। अब बंगाल का विभाजन हुआ क्या था तो बंगाल का विभाजन आपका दो तरीके से हुआ था। मैं मान लेता हूं कि यह आपका बंगाल है, तो बंगाल को दो हिस्से में बांट दिया गया। एक जो था वो आपके मुस्लिम को दे दिया गया और दूसरा जो था वो आपके हिंदुओं में बांट दिया गया। ठीक है, अब एक को मुस्लिम बना दिया गया और दूसरे को क्या बना दिया गया, हिंदू बना दिया गया। तो वहीं पर हम देख लेते हैं, जैसे पूर्वी बंगाल और आसाम, पूर्वी बंगाल और आसाम को मुसलमानों के लिए दे दिया गया और आपके बहुल बंगाल को, आधे जो बाकी के जो बंगाल था वो किसको दे दिया, वो हिंदुओं को दे दिया, जिसकी राजधानी क्या है, कलकत्ता है, और आज के समय में उसको आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, वही बंगाल जिसकी राजधानी क्या बनी थी, कलकत्ता बनी थी, ये हिंदुओं के पक्ष में आ गई थी। और बाकी जो आसाम का और पूर्वी बंगाल का जो पूरा हिस्सा था वो किसमें था, वो आपके मुसलमानों के लिए दे दिया गया था। ये बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, हुआ कब था, तो पूरी तिथि याद कर लीजिए। आपका 20 जुलाई 1905 को यह घोषित किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को क्रियान्वित किया गया था। मतलब अगर वो पूछे कि आपका विभाजन कब हुआ, तो विभाजन कब हुआ था, आपका 1905 को हुआ था। कब हुआ था, 1905। पूरी पूछे तो आप बता देना भैया 20 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 20 जुलाई को हुआ। लेकिन वो पूछे कि भैया इसको पूरी तरीके से पारित कब किया गया था, पूरी तरीके से लागू कब किया गया था, तो लागू करने की जो तिथि थी वो कितनी हो गई, वो 16 अक्टूबर हो गई।
वो कितनी हो गई? 16 अक्टूबर 1900। चलिए कारण देखते हैं, कारण क्या थे? कारण थे कि अंग्रेजों ने कहा कि फूट डालो और राज करो की नीति। मतलब बोले लोगों के बीच में फूट डाल दो और क्या कर लो? राज कर लो। बोले फूट डाल दो और क्या कर लो? राज कर लो। बोले इसी तरीके से जब दो तरीके से हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएंगे, तो जब हिंदू मुस्लिम बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? बोले कहीं पर यूनियन ही इकट्ठा नहीं होगा और ना ही नारेबाजी होंगे और ना ही हमारे खिलाफ कोई भी बड़ी ताकत इकट्ठी होगी। इसी तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हुआ? भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनलिज्म का उदय हुआ था। अब जब राष्ट्रवाद यहां पर उठा तो क्या हुआ? दोनों जुट एक साथ थे और आपके किसके खिलाफ खड़े होना चाह रहे थे? आपके भारतीय जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होना चाह रहे थे। ठीक है, इसी वजह से यहां पर क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा ब्रिटिश उत्पादकों का बहिष्कार। क्या हुआ? जो आपके ब्रिटिश उत्पादक थे उसका बहिष्कार हुआ। अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, सभी लोग जानते हैं कि वहां पर बड़े बड़े कारखाने थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थी जहां पर उत्पादन होता था, आपके वस्त्र बनते थे। अब उन वस्त्रों में हम भारतीय ही काम करते थे, तो भारतीयों ने क्या किया? उसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया और यहां से क्या शुरुआत हुई? यहां से राष्ट्रीयवाद की शुरुआत हुई। तो नतीजा क्या निकला? क्या निकलता है यहां से कि उग्र राष्ट्रीयवाद का उदय हुआ था। यहां से सभी लोगों के मन में किसका उदय हुआ था? सभी का उदय हुआ था यहां से राष्ट्रीयवाद का। चलिए आगे की बात करते हैं। तो अगला हमारा क्या है? स्वदेशी आंदोलन। अगला आंदोलन हमारा क्या है? स्वदेशी आंदोलन है, जो कि 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था और 7 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। अगर मैं पिछले की बात करता हूं तो भैया देखो जुलाई में, आपका जुलाई 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ और अगले ही ठीक महीने में आपके अगस्त 1905 में आपका कौन सा आया? आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और ये आपका एक सामाजिक और राजनीतिक आपका आंदोलन था। ठीक है, जिसका कारण क्या था? जिसका कारण था लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। लॉर्ड कार्जन द्वारा बंगाल का विभाजन होने के बाद ही हमारा ठीक अगले ही महीने अगस्त 1905 में शुरू हुआ क्या? हमारा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, प्रभाव क्या है इसका? तो प्रभाव यहां पे क्या था? आत्मनिर्भरता। प्रभाव क्या था यहां पर? आत्मनिर्भरता यहां पर प्रभाव था, या अंतिम शक्ति जो किसी के देश में गौरव, सम्मान और आत्मविश्वास का प्रतीक है। प्रभाव क्या पड़ता है यहां से? आत्मनिर्भरता का प्रभाव पड़ता है कि भाई हम ही लोग तुम्हारे लिए कार्य करते हैं और हम ही में फूट आपने डलवा दी है। ये वाली जो बात थी उससे लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या आ रहा था? प्रेम भाव उत्पन्न हो रहा था, प्रेम भाव पैदा हो रहा था, जिससे क्या चला? जहां से स्वदेशी आंदोलन आपका चालू हुआ ताकि लोग जो थे वो एकजुट हो जाए। प्रमुख व्यक्तित्व यहाँ पे कौन कौन थे? आपके दादा भाई नौरोजी थे, बाल गंगाधर तिलक थे, आपके जोशी जी थे, आपके गोपाल जी थे और आपके महादेव गोविंद जी थे। ठीक है, आपके गोपाल, आपके ये महादेव गोविंद राणा से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पे देख लेना सबसे पहला नाम जो राणा जी के साथ था वो किसके साथ है? वो आपका स्वदेशी आंदोलन के साथ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, नतीजा क्या निकला? नतीजा निकला भारतीय कुटीर उद्योग का पुनरुद्धार, स्वदेशी कपड़ा मिलों और साबुन कारखानों की स्थापना और साथ ही साथ में राष्ट्रवाद का उदय। मतलब 1905 से हम ये बात कह सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कब से भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई या फिर जागरूक हुई, तो आप इसका उत्तर क्या मानेंगे? आप इसका उत्तर मार सकते हैं 1905। ठीक है, तो 1905 बंगाल के विभाजन के साथ ही लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न या जागरूक हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ में नतीजा क्या निकला कि स्वदेशी कपड़ा मिलों और साबुन कारखानों की स्थापना हो गई थी। मतलब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ नहीं जाना है, हमें अपना स्वयं के ही कारखाने खोलकर उसमें कार्य करना है। ठीक है, अगले की बात मैं करता हूं तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। ये आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना यहां पर क्यों हुई थी। तो मैं आपको बता दूं 1906 में आपकी मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना क्यों हुई थी?
क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के रीति रिवाजों में कई सारे आपके जो थे वो कई सारे बदलाव होते हैं, कई सारे चेंजेस होते हैं। हिंदू मुस्लिम के जो रीति रिवाज थे, जो उनके तौर तरीके थे, वो काफ़ी ज़्यादा अलग थे। तो ऐसे में मुस्लिम ये चाहते थे कि हमारी भी एक लीग की स्थापना हो, जिसके चलते हम लोग भी अपने ही लोगों के हित और भले के लिए हम लोग कार्य करें और हम पूर्णतः तरीके से भारत के स्वतंत्र होने में हम भी शामिल हो। ये इनका मुख्य जो था वो इनका यहाँ पर कारण था। तो भाई देख लेते हैं मुस्लिम लीग जो था आपका, ये आपका कब आया? इसकी स्थापना आपकी 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, जो कि ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी? ढाका और बांग्लादेश में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। ठीक है। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैंने आपको खुद ही बता दिया कि भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करना, साथ ही साथ में ब्रिटिश सरकार को उनकी विशिष्ट पहचान बताना। ठीक है। कारण क्या है? कारण है इनका क्या? मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। जिस तरीके से हिंदू क्रांतिकारी खड़े हो रहे थे, ऐसा नहीं था कि कोई भी आपसे जातिवाद की वहां पर बात कर रहा था। सब एकजुट होकर भारत के लिए ही लड़ाई कर रहे थे, भारत को ही स्वतंत्र बनाने की बात कर रहे थे। लेकिन ऐसे में मुसलमानों का खड़ा हो जाना कि हम लोग अपने राजनीतिक तौर तरीकों के साथ आगे बढ़ेंगे, और ऐसा नहीं है कि हम अलग ही एक समुदाय चाहते हैं। उस वक्त में ये चाहते थे कि हमें भी स्वतंत्रता मिले, और लेकिन जिसका पूरा यूनियन है वो एक मुस्लिम लीग भी बनती रहे। ठीक है। चलिए प्रभाव हम देख लेते हैं। प्रभाव क्या था यहाँ से कि इसकी यह धारणा स्थापित की, क्योंकि हिंदू और मुसलमान अलग अलग संस्कृतियों के हैं, इसलिए वे एक ही राष्ट्र में सह अस्तित्व में नहीं रह सकते। अब प्रभाव पड़ गया। जब बना तो उसके बाद में कुछ लोगों ने इस चीज पे प्रभाव बना दिया। क्या बना दिया? कि भाई हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग लोग हैं। अब दो अलग अलग जाति के लोग हैं तो ये एक साथ यहाँ पर नहीं रह सकते। हालांकि बात तो देखो 1906 की हो रही है, लेकिन विभाजन कब हुआ था? 1947 में जाके हुआ था। एक बहुत लंबी कहानी है ये, जिसमें ऐसा नहीं है कि तुरंत ही इनने सोचा और विभाजन हो गया होगा, नहीं, या फिर इनने सोच लिया कि हमें वो हिस्सा चाहिए, वो हिस्सा चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी तो बात हो रही है स्वतंत्रता कराने की, आपको स्वतंत्रता दिलवाने की, कि भारत किस तरीके से बस किसी भी तरीके से ब्रिटिश शासन से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। बात तो अभी इस चीज पर हो रही है। प्रमुख व्यक्तित्व किस किस के थे? यहाँ पे ख्वाजा सलीमुल्लाह के थे, सैयद अमीर अली के थे, सैयद नबुल्लाह के थे, और मुस्तफ़ा चौधरी के थे। तो यहाँ पर ये कुछ आपके प्रमुख व्यक्तित्व है, जो प्रमुख व्यक्तित्व आपके अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लिए बने थे। अगले की बात कर लेते हैं। तो आ जाता है सूरत विभाजन। अब क्या हुआ? सूरत का विभाजन हो गया। सूरत का विभाजन कब हुआ? तो 1907 में 1907 में सूरत गुजरात के कांग्रेस के 22वें सत्र के दौरान हुआ था। मतलब क्या हुआ? सूरत का विभाजन हो गया। और विभाजन कब हो गया? आपका कांग्रेस के 22वें सत्र के दौरान हुआ था। ठीक है। जैसा हम जानते हैं कि 1885 के अंदर जाके 1885 में जाकर हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बात किसकी चल रही है? बात 1907 में हो रही है। 1885 में ऑलरेडी हमारा नेशनल कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया था। 1885 में खुद हमारी कांग्रेस आ गई थी। उसके बाद 1907 में जब हमारे कांग्रेस का 22वां सत्र चल रहा था, तो उस 22वें सत्र में आपका क्या हुआ? सूरत का विभाजन हुआ था। ठीक है। कारण क्या था? कारण था आपका नर्मपंथियों और उग्रवादियों के बीच विवाद। मतलब दो लोगों के बीच में विवाद हो गया। दो लोग का मतलब कैसे? मैं जो हूं मेरा राष्ट्रीयवाद है, दूसरे जो है वो कह रहे हैं हिंसावाद से करो, वो कह रहे हैं अरे नहीं मार कुटाई करो और काट वाट के इन सबको फेंक दो और हम स्वतंत्रता दिलवा देंगे। मैं कह रहा हूं नहीं, अच्छी राह पर चलते हुए आंदोलनों के साथ सभी लोगों को जोड़ो और उसके बाद आज़ादी के लिए अपने हक के लिए लड़ो। तो अब दो लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, नहीं वो कह रहा है ऐसा, वो कह रहा है वैसा। सेम उसी तरीके से जो सूरत का विभाजन हुआ था वो आपके नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच के विवाद की वजह से हुआ था। प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव आपका 1909 मतलब 1909 का मिंटो मॉर्ले सुधार हुआ था।
क्या हुआ था? 1909 का मिंटो मॉर्ले सुधार हुआ था। आगे देखेंगे इसके बारे में ये क्या था। ठीक है, चलिए व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं। तो नरमपंथ और उग्रवादी, वही दो जो समुदाय में की मैंने आपसे बात करी थी, वही यहाँ पर आपके प्रमुख व्यक्तित्व में थे। परिणाम की बात कर लेते हैं। तो सूरत विभाजन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बढ़ावा दिया, क्योंकि इससे ब्रिटिश प्रशासन को नरमपंथियों और उग्रवादियों के बीच अंतर करने का मौका मिल गया। ठीक है, मतलब देखा जाए तो यहाँ पर परिणाम क्या हुए कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बढ़ावा मिल गया, ताकि ब्रिटिश जो प्रशासन है वो नरमपंथियों और आपके उग्रवादियों के बीच में अंतर को समझ सके, अंतर इसके बीच में स्टैब्लिश कर सके। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्या आ जाता है? अगला हमारा 1909 का मिंटो मॉर्ले सुधार आ जाता है। क्या आ जाता है? मिंटो मॉर्ले सुधार। इसके लिए हम भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। इसको हम भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ये यहां से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि मिंटो मॉर्ले सुधार को और क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। तो ये क्या है वो देख लेते हैं जी। ये आपका 1919 में आया था, जिसके जो आपके भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में भी जाना जाता था। यह ब्रिटिश भारत में महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। कैसा था ये? महत्वपूर्ण आपका संवैधानिक सुधार था, जिसमें ब्रिटिश भारतीय सरकार की विधान परिषदों में भारतीयों के लिए सीमित निर्वाचित प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी। ठीक है, आपके मिंटो मॉर्ले सुधार के ऊपर आपकी चर्चा की जा रही थी। तो जो चर्चा थी वो 1919 में हुई थी, और जिसका प्रभाव जो था वो आपके सूरत विभाजन से हुआ था। तो भैया देख लेते हैं उद्देश्य क्या था। केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासनों में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना। मतलब ये हो गया कि हम जो ब्रिटिश शासन जो आपके अपने प्रांत चला रहे थे, जो अपना मजिस्ट्रेट चला रहे थे, प्रशासन चला रहे थे, उसमें अब ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को शामिल करने की बात कही जा रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय है वो यहाँ पर आके नेतृत्व कर सकते हैं, अपने सुझाव को अपने हमारे सामने रख सकते हैं। ऐसा यहाँ पे मिंटो मॉर्ले सुधार के अंदर हुआ था। आपके यहाँ पे व्यक्तित्व में कौन कौन थे? तो जाहिर सी बात है भाई, आपके मिंटो मॉर्ले थे, तो भाई ये लोग आपके रहे होंगे जॉन मॉर्ले, सचिव और वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, जॉन मॉर्ले और सचिव के यहाँ पर क्या रहा था? आपका प्रमुख व्यक्तित्व रहा था। आपके परिणाम यहाँ से क्या हुए थे? तो मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का परिचय हुआ था, और एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का विचार पेश किया गया था। ठीक है, क्या हुआ था? एक अलग निर्वाचन क्षेत्र का आपका विचार पेश किया गया था, और साथ ही साथ में आपका मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधि की भी यहाँ पर प्रणाली अपनाई गई थी। ठीक है, अगले की हम बात कर लेते हैं। तो आपका क्या है? गदर पार्टी आंदोलन। गदर पार्टी आंदोलन क्या है? तो भाई अमेरिका में राष्ट्रीयवादी मतलब भारतीय अपना प्रतिनिधित्व निभाने के लिए उन्होंने अमेरिका में जाकर एक पार्टी की स्थापना करी, और वहां पर जाकर एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को हम गदर पार्टी आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, देख लेते हैं। तो भाई क्या है? गदर पार्टी की आपकी शुरुआत कब हुई थी भैया? कब किया गया था इस आंदोलन को? तो आपके 1913 में किया गया था, जो भारतीय प्रवासियों द्वारा स्थापित एक राजनीतिक और क्रांतिकारी आंदोलन था। पार्टी का गठन भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए किया गया था। क्या किया गया था? जिस तरीके से ब्रिटिश ने भारत में आकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर भारत में अपना हक जमाया था, उसको उखाड़ फेंकने का एक प्रयत्न किया गया था। और वो कब किया गया था? वो आपके 1913 में किया गया था। एक प्रयास किया गया था जो कि 1913 में उत्तरी अमेरिका में किया गया था। दिनांक क्या थी? तो 15 जुलाई 1913 में ये किया गया था। उद्देश्य क्या था? अपने समाचार पत्र गदर के माध्यम से भारत को क्रांतिकारी गतिविधियों से मुक्त करना, जिससे उन्हें ब्रिटिश और उनके असहयोगियों के खिलाफ प्रचारित किया। बात हो रही है किस चीज की? कि भाई
एक समाचार पत्र था जिसका नाम था गदर, उसके माध्यम से भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों से मुक्त करना, पूरी तरीके से सूचना करना, और पूरी तरीके से जो थी वो कोशिश की जा रही थी कि पूरे ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंक दिया जाए यहाँ से, भारत से। जिस तरीके से ये आए हैं उसी तरीके से ये यहाँ से चले भी जाए। देख लेते हैं भैया व्यक्तित्व किस किस का रहा था। तो आपके लाला हरदयाल जी थे, पंडित काशी राम मरौली भी थे, मोहम्मद बरकतुल्लाह भी थे, भगवान सिंह भी थे, और तरकनाथ दास, भाई परमनाथ, हरनाम सिंह, ये सभी लोग जो थे वो यहाँ पर क्या थे, आपके गदर पार्टी आंदोलन के प्रमुख व्यक्तित्व में थे। ठीक है, अगले की बात कर लेते हैं। अगला हमारा जो हादसा है वो कौन सा है, वो आपका कोमागाटा मारू हादसा है। कौन सा है, कोमागाटा मारू हादसा है। अब ये हादसा हमें क्या बताता रहा है भाई, उस हादसा के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक जापानी जहाज था जिसका नाम क्या था, यहाँ पर था कोमागाटा मारू। देख लेते हैं भाई 1914 अप्रैल 1914 में ये हादसा आपका घटित हुआ था। तो 1914 में ब्रिटिश भारतीयों का एक समूह ने जापानी जहाज कोमागाटा मारू पर कनाडा में प्रवास करने की मांग की, मतलब अपना हक जताने की मांग करी, जिसका उनमें से अधिकांश को लौटा दिया गया और कलकत्ता भारत लौटने के लिए मजबूर किया गया। ठीक है, ये हुआ कब था, तो आपका 4 अप्रैल 1914 को हुआ था। इस चीज को आपको तिथि को याद रखना है। स्थान क्या था, स्थान यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो स्थान क्या था, वो कलकत्ता स्थान है। ठीक है, प्रभाव देख लेते हैं। वैंकूवर के ठीक बाहर पानी में 2 महीने के गतिरोध के बाद जहाज को अत्यंत कर्णडाई नौसेना द्वारा वापस समुद्र में खींच लिया गया। जहाज के भारत पहुंचने के बाद बाहर निकलते ही 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अन्य को हिरासत में ले लिया गया। ठीक है, तो ये था वो हादसा, जिस हादसे में जहाज को क्या किया गया, भारत पहुंचाने के बाद जो यात्री वहां से उतरकर बाहर आए, उनमें से 19 यात्रियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और बाकी सबको क्या कर लिया गया था, बाकी सबको हिरासत में ले लिया गया था। तो इस घटना का परिणाम क्या हुआ था, इस घटना से जनता को नाराज कर दिया गया और साथ ही साथ में ब्रिटिश नागरिकों के खिलाफ हमले के लिए एक स्थल के रूप में काम किया। मतलब जब गोली मारी गई तो वहीं पर ब्रिटिश के खिलाफ क्या हुआ भाई, आंदोलन करने की इच्छा जागरूक हुई, जिसने भारतीय जनता को क्या कर दिया, नाराज कर दिया था। ठीक है, तो ये हादसा कब हुआ था, ये हादसा आपका 1914 में हुआ था, जो कि 4 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। तो होम रूल आंदोलन, ये महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चंस आपको ज्यादातर देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये कब हुआ था। तो ये आपके 1916 से 1918 के मध्य में हुआ था। ठीक है, क्या था ये एक राजनीतिक और सामाजिक आपका आंदोलन था। कैसा आंदोलन था, ये आपका एक राजनीतिक और आपका एक सामाजिक आंदोलन था, जो कि आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया था, जो कि आपके मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था, जो कि आपके मद्रास में किया गया था। आपको मैंने बताया भी होगा, जो प्रश्न मैंने आपको लगवाए थे, ये जो बाल गंगाधर तिलक थे, इन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में, मतलब जब सभा हो रही थी उस सभा में ही इन्होंने बोला था पूरे में कि भाई हमें जो होम रूल लीग है इसमें हमें भागीदार बनना चाहिए और हमें ये भारत में यहाँ से शुरू करना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है वो एकजुट हो जाए। और जो कि लखनऊ में हिंदू मुस्लिम के बीच में जो विवाद हुआ था, वो करने की बात वही हुई थी कि लखनऊ में इसको करते हैं ताकि हिंदू मुसलमानों के बीच में एकता दोबारा से बन पाए। ठीक है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था सरकार के दमन के खिलाफ बोलने के लिए भारतीयों में आत्मविश्वास पैदा करना। मतलब अपने हक के लिए भारतीयों को एकत्रित कर उसको ब्रिटिश शासन के खिलाफ तैयार किया गया था कि उनके विरुद्ध बोलोगे तभी आप लोग क्या कर पाओगे,
अपने चीजों को वापस ले पाओगे, तो अपने आत्मविश्वास को पैदा करने की बात की जा रही थी यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे परिणाम देख लेते हैं। तो परिणाम क्या थे आपके? नरमपंथियों और उग्रवादियों का एकीकरण, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को राष्ट्रपति चुना गया। और साथ ही साथ में क्या हुआ, देखो भाई, पहला क्या था कि आपके नरमपंथियों और उग्रवादियों का एकीकरण हो गया। इनका विभाजन कब हुआ था? तो हमने इनका विभाजन पीछे देखा था, आपके सूरत के अधिवेशन में हुआ था। तो सूरत के अधिवेशन में क्या हुआ था, इनके बीच में बंटवारा हो गया था, इनका विभाजन हो गया था। लेकिन आपके होम रूल लीग के आंदोलन में नरमपंथी और उग्रवादियों के बीच में क्या हो गया? एकीकरण हो गया, मतलब यूनिटी हो गया। ठीक है, और साथ ही साथ में 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट को राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, उनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा चंपारण सत्याग्रह। महत्वपूर्ण है ये महत्वपूर्ण है। यहां से आपका ये जो चंपारण सत्याग्रह है, महात्मा गांधी यहां से नेतृत्व में आएंगे। आपके कौन आएंगे? महात्मा गांधी जी आपके यहां से नेतृत्व में आएंगे, जो कि 1917 में हुआ था। क्या हुआ था? 1917 में हुआ था। ये आपका एक सविनय अवाग्रह आंदोलन था, जिसका नेतृत्व 1917 में भारत के बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। प्रश्न यहां से आपका बहुत महत्वपूर्ण बन सकता है कि महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? तो पहला आंदोलन कौन सा था? वो आपका सत्याग्रह आंदोलन था। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि कब था? तो आपका 1917 में इसको शुरू किया था। कब किया था? 1917। तो दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन गए। महात्मा गांधी के जीवन का पहला आंदोलन तो आपका ये आ गया आपका चंपारण, और कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो 1917 में हुआ था। ठीक है, उद्देश्य क्या था आपका? महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह हुआ था आपका। कारण क्या है? ब्रिटिश शासन के तहत किसानों को अपनी संपत्ति पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था। मतलब उन्होंने कहा था इंडिगो की खेती करो, मतलब नील की खेती करो। ये एक ड्रग प्लांट है जो कहा गया था भाई आप इसकी खेती करो और खेती करके उगाकर हम लोगों को दे दो। तो महात्मा गांधी का एक सत्याग्रह जो इस खेती के खिलाफ हुआ था, जो किसानों का साथ देते हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ किया गया था। ठीक है, आपके व्यक्तित्व में यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे व्यक्तित्व में आपके महात्मा गांधी जी है। परिणाम क्या हुआ? चंपारण कृषि अधिनियम। आपके चंपारण कृषि अधिनियम 1918 पर भारत के गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मतलब आपका यहाँ से कृषि अधिनियम 1918, सबसे पहला 1918 जो आपका कृषि अधिनियम है जो यहाँ पर आया है वो चंपारण। देखो सबसे पहले आपने इस अधिनियम का जिक्र सुना, तो आपका जो चंपारण कृषि अधिनियम है जो कि कब हुआ था? जो 1918 में हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह आपका कब हुआ? आपका 1917 में हुआ। और आपका कृषि अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये 1918 में हुआ। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या है हमारा? खेड़ा सत्याग्रह। अगला हमारा क्या है? खेड़ा सत्याग्रह है, जो कि फिर से महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। फिर से ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1918 में किया गया था। कब किया गया था? 1918। और इसी में आपके चंपारण कृषि अधिनियम की शुरुआत हुई थी। और इसी वर्ष फिर से क्या हो गया? आपका खेड़ा सत्याग्रह की शुरुआत हो गई। क्यों शुरुआत हुई थी? तो किसानों के अकाल के मजेदार करों की वसूली का विरोध कर। बात ये हो गई थी, बोले भाई अकाल हो गया था फिर भी उनसे क्या हो रहा था क्या हो रहा था? उनसे भाई वसूली की जा रही थी। तो उस कर की वसूली मतलब टैक्स के खिलाफ महात्मा गांधी ने फिर से अपनी आवाज को खड़ा किया और लोगों के साथ जुट गए एक दूसरे सत्याग्रह में। जो आपका सत्याग्रह कब हुआ था? आपके 1818 में हुआ था, जिसका नाम जो पड़ा वो खेड़ा सत्याग्रह था। ठीक है, तो परिणाम क्या हुए? अंग्रेजों ने कर को 2 वर्ष मतलब वर्तमान और अगले वर्ष के लिए निलंबित कर दिया। जब अकाल पड़ा मतलब डाउट पड़ा
उस वक्त में क्या हुआ, उस वक्त में ये हुआ कि लोग जो थे वो कर नहीं दे पा रहे थे। तो ऐसे में गांधी जी ने उनकी सहायता करने के लिए एक आंदोलन को छेड़ा, एक सत्याग्रह को छेड़ा, जिसमें उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात में विजय भी हुए। और उन्होंने उस वर्ष और उससे अगले वर्ष तक कर न देने के लिए की मंजूरी भारतीयों ने आपके ब्रिटिश शासन से मंजूर करा ली, जिसमें 2 वर्ष टैक्स फ्री हो गया, जिसमें 2 वर्ष क्या हो गया, टैक्स फ्री खेती हो गया। आपकी खेती जो है उस पर कोई भी टैक्स 2 वर्ष तक नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सफलता रही खेड़ा सत्याग्रह की। अगली बात करता हूं तो अगला आ जाता है आपका रोलेट एक्ट। ये आपका फिर से एक महत्वपूर्ण बन जाता है, जो कि 1919 में होने वाला एक एक्ट था, एक पारित एक्ट था जो कि 1919 में हुआ था। ये एक्ट क्या था, जरा इस पे एक नजर डाल लेते हैं। उग्रवादी राष्ट्रवादी उभार का मुकाबला करने के लिए इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट पारित किया था। क्या किया था, आपके इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने रोलेट एक्ट को पारित किया था। इसके अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इसका एक दूसरा नाम यहां से निकल कर आता है, और दूसरा नाम यहां से क्या है आपका, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। दूसरा यहां से नाम क्या है, देखिए इस नाम को मैंने लिख कर लिया यहाँ पे, आपके वायलेट कलर के पेन से मैंने कर दिया है, अराजक एवं क्रांतिकारी अपराध अधिनियम। ये रोलेट एक्ट इस नाम से भी जाना जाता है। किस वर्ष में हुआ था, तो 1919 में हुआ था, याद रखिएगा जरा इसको। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश सरकार को किसी भी संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों को बिना मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति देना। मतलब किसी भी तरीके का अगर उनको लगता है कि कोई भी आदमी जो है जो उनकी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जा रहा है, उनके लॉ ऑफ ऑर्डर है, उनकी जो पीस है उसको भंग करने की, शांति को भंग करने की कोशिश कर रहा है, उसको बिना किसी मुकदमे के जेल में डालने की अनुमति यहां से प्रदान की गई थी। ठीक है, संस्थापक कौन थे भैया इसके, तो रोलेट समिति जो थी वो थी, सॉरी माफ कीजिएगा, रोलेट समिति जो थी वो थी, और साथ में सर सिडनी रोलेट जो इसके हेड थे, जिनके नाम पर ये रोलेट एक्ट पड़ा है, वो इनके क्या थे, वो इसके यहाँ पर संस्थापक थे। परिणाम क्या हुआ, विरोध प्रदर्शन एवं जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद इसमें 1922 में निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था, उस 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद इसको क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि उसमें कई हजार लोग एक साथ जलियांवाले बाग में आपके अमृतसर में आके इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद आपके ब्रिटिश शासन के खिलाफ नारेबाजी करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति आता है और वो ओपन फायरिंग करवा देता है सबके ऊपर। क्या करवा देता है, ओपन फायरिंग करवा देता है सबके ऊपर। और रिजल्ट क्या आता है, परिणाम ये निकलते हैं कि कई लोगों ने वहां पर अपनी जान गंवा दी। ठीक है, जिसके बाद इस रोलेट एक्ट को क्या कर दिया जाता है, वहां से निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि इसी के तो चलते वहां पर क्या था कि सीधे जेल में डाल दो बिना मुकदमे के। उसने क्या किया, सीधे गोलियां चलवा दी थी। ठीक है, तो उसके बाद इस एक्ट को क्या कर दिया गया था, निरस्त कर दिया गया था। तो निरस्त कब हुआ था, ये भैया देखो 1919 में लागू हुआ था, और 1922 में क्या हो गया था, निरस्त हो गया था। ठीक है, चलिए अगले की बात करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो ये क्या हुआ था, ये आपके अमृतसर में हुआ था 13 अप्रैल 1919। कब हुआ था ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, और ये बड़ा एक दुखद घटना हुई थी जो पंजाब के अमृतसर में हुई थी। ठीक है, कारण क्या था, रोलेट एक्ट का विरोध करना। कारण क्या था, कारण था यहाँ पे रोलेट एक्ट का विरोध करना, यहाँ पर एक कारण था। और साथ ही साथ में इसका जो व्यक्तित्व था वो कौन कर रहे थे, वो ब्रिटिश जनरल रेगिनाल्ड डायर। ठीक है, मतलब जनरल डायर जिसको आप कह सकते हैं, जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था।
ठीक है, आपके जनरल ओडायर ने क्या किया था, यहाँ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया था। परिणाम क्या हुए थे, इस हत्याकांड से भारत में अशांति फैल गई थी। इसके परिणाम क्या हुए थे कि जिससे यहाँ पर भारत में क्या हुई थी, अशांति फैल गई थी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है हमारा यहाँ से, असहयोग आंदोलन। अगला क्या है यहाँ से, असहयोग आंदोलन है। ठीक है, चलिए असहयोग आंदोलन की बात कर लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण यहां से हो जाता है। अब क्या है भैया, तो आपका 1920 में, कब हुआ था, 1920 में। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का विरोध करना और भारत में पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त करना। ठीक है, मतलब 1920 में ही अब शुरुआत हो गई, बोले अब स्वतंत्रता चाहिए। अब पूरी तरीके से नारेबाजी आपकी क्या हो गई, टाइट हो गई। बोले भाई अब हमें हमारा अधिकार दो, अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। ठीक है, कारण क्या थे, कारण था आपका सबसे ज्यादा प्रमुख आपका जलियांवाला कांड था, जो जिससे पंजाब में अशांति फैली थी। दूसरा आपका मोंटागू चैमफोर्ड सुधारों से असंतुष्ट थे, और प्रथम विश्व युद्ध के कारण आर्थिक कठिनाइयां, मतलब इकोनॉमिक डाउनफॉल हो गया था वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और साथ ही साथ में जलियांवाला जो कांड था वो सबसे ज्यादा दुखद यहां पर रहा था, जिसके कारण ये चीज आपकी सब में आ गई। व्यक्तित्व यहां पर कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, M.N. रॉय और देवी बसंती। ये आपके यहाँ पे क्या थे, प्रमुख आपके यहाँ पे व्यक्तित्व में थे। नतीजा क्या निकला, नतीजा क्या था कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। पूर्ण स्वराज अभी हमको नहीं मिला था, लेकिन कई भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों की स्थापना के साथ देश की एकता को बढ़ाया गया। मतलब कई सारे कॉलेज, विश्वविद्यालय और स्कूलों के साथ इस चीज को बढ़ाया गया, इस चीज का बढ़ावा मिला कि ताकि अब हम लोग क्या हो सके, हम लोग अब आजादी की तरफ बढ़ सके, हम लोग भी आजाद होना अब चाहते हैं। ठीक है, अगले की बात करते हैं। तो अगला क्या है आपका, मोपला विद्रोह। अगला क्या है आपका, मोपला विद्रोह है। तो ये देख लेते हैं क्या है। मोपला विद्रोह को मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक अत्यंत नाम जिसको आपको यहाँ पे जानना जरूरी है, क्या है आपका, मालाबार। ठीक है, मोपला को आप मालाबार विद्रोह भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मालाबार विद्रोह। ठीक है, मालाबार विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश औपनिवेश अधिकारियों और हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुस्लिम किसानों और किराएदार किसानों द्वारा एक असहस्त्र विद्रोह था, जो कि 1921 में हुआ। कब हुआ, 1921 में भारत के केरल के मालवार क्षेत्र में हुआ था। हुआ क्या था, हिंदू जमींदारों के साथ ही साथ में ब्रिटिश उपनिवेश अधिकारियों के खिलाफ किसने किया था, तो मुस्लिम किसानों ने और किराएदार किसानों ने किया था। मतलब मुस्लिम और किराएदारों मुसलमानों ने क्या किया था, इन्होंने यहां पर हिंदू और आपके ब्रिटिश के खिलाफ एक आंदोलन कर दिया था, जो कि केरल में हुआ था। कहां हुआ था, केरल के मालाबार आपके क्षेत्र में हुआ था। जिसका कारण क्या था, मुसलमानों द्वारा गरीब किसानों का दमन। क्या था, मुसलमानों द्वारा गरीब किसानों का दमन। ठीक है, ठीक, प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव क्या है, विद्रोह ने देश के अन्य क्षेत्रों में मुसलमानों की कटुरता के खिलाफ जवाबी अभियान चलाया। मतलब विद्रोह क्या था कि कई क्षेत्रों के मुसलमानों के खिलाफ कट्टरता खिलाफ जवानी अभियान चलाया था। मालाबार में विद्रोह ने शिक्षित मुस्लिम समूहों को भी अपना समुदाय को बचाने की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। और साथ ही साथ में मालाबार में विद्रोह के बाद मुस्लिम सुधार आंदोलन को मोपला विद्रोह से प्रेरणा मिली। मतलब मुस्लिम सुधार आंदोलन को भी मोपला विद्रोह से क्या मिली थी, यहां पर आपको प्रेरणा मिली थी। ठीक है, व्यक्तित्व देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसका यहाँ पे व्यक्तित्व किस किस का है, यहाँ पर देख लेते हैं।
बरैयम कुन्नाथ का कुन्हामेद हाजी। कौन है भैया? यहाँ से आपका बरैयम कुन्नाथ कुन्हामेद हाजी, ये आपके यहाँ पे क्या थे? आपके प्रमुख यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में थे। ठीक है, चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या है हमारा? बारडोली सत्याग्रह। अगला हमारा क्या है? बारडोली सत्याग्रह है। चलिए इस पर देख लेते हैं जरा, ये क्या है आपका? तो बारडोली सत्याग्रह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अहिंसक सामने अवग्र आंदोलन था, जो कि 1928 में कब हुआ? जो कि 1928 में गुजरात में हुआ था। 1928 में भारत के गुजरात के बारडोली तालुका में हुआ था। ठीक है, अब क्या था? कारण क्या था? तो कारण था ब्रिटिश सरकार के बारडोली के किसानों को अधिक और अनुचित कर देने के लिए मजबूर किया गया था। कर का मतलब टैक्स दिया गया था। आपके यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर आपका क्या किया था? नेतृत्व किया था। और नेतृत्व क्यों करना पड़ा था? क्योंकि इस जिले में जो किसान थे उन किसानों को बेबस किया गया था। अधिक कर देने के लिए कोई सुनिश्चित कर यहाँ पे नहीं था, उनको अधिक कर देने के लिए बेबस किया गया था, जिसके प्रति यहाँ पर बारडोली सत्याग्रह की स्थापना की गई थी। चलिए मतलब किया गया था। तो यहाँ पे व्यक्तित्व क्या था? व्यक्तित्व किसका था? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको यहाँ से बताया भी था, यहाँ से एक प्रमुख नारा, यहाँ से एक प्रमुख नारा भी था जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। क्या था? कर मत दो, कर मत दो। ये यहां से एक इनका प्रमुख नारा भी बना था। कब बना था? भारत के गुजरात के बारडोली सत्याग्रह में करते हुए। तो बारडोली क्षेत्र में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में जब इन्होंने ये सत्याग्रह को किया तो इन्होंने यहाँ पर ही एक नारा दिया था कि कर मत दो, क्योंकि कर यहाँ पर सुरक्षित ही नहीं था। मनमानी ढंग से लोगों से कर लिया जा रहा था, किसानों से कर वसूला जा रहा था। परिणाम क्या हुए? किसानों से छीनी गई जमीन उन्हें वापस दे दी गई और राजस्व के 6.03% घटाया गया। मतलब यहाँ पर टैक्स की दरों को क्या कर दिया गया था? घटा दिया गया था। और साथ ही साथ में जो जमीनें इनसे छीनी गई थी वो जमीनें भी इनको वापस दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भैया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, ये काफ़ी पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, इस पर ध्यान रखिएगा। तो भैया देख लेना क्या है ये। साइमन कमीशन आपका एक ब्रिटिश संसदीय आयोग था। कैसा था आपका? ये आपका ब्रिटिश संसदीय आयोग था जो कि 1927 में भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की समीक्षा करने और उसमें बदलाव की सिफारिश करने के लिए भारत भेजा गया था। क्या करने गया था? आपके भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में सुधार और बदलाव के लिए क्या किया गया था? भारत भेजा गया था। सर जॉन साइमन ने आयोग का नेतृत्व किया। इसमें पूरी तरह से ब्रिटिश सदस्य शामिल थे और इसमें कोई भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था। इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधित्व नहीं था और आपके इसमें सर साइमन ही क्या थे? आपके प्रमुख भागीदार थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था? कि उद्देश्य था भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता और आकलन करना और देश के राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था कि आपके भारतीय सरकार अधिनियम, मतलब इसको भारतीय सरकार अधिनियम 1919 की प्रभावशीलता का आकलन करना और देश में राजनीतिक भविष्य का निर्धारण करना था। ठीक है, प्रभाव क्या पड़ा? प्रभाव पड़ा था नई पीढ़ी के युग राजनीति में भाग लेने लगे, उनके प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतलब जो युवा था उस वक्त में, जो भारत का युवा था वो राजनीति के साथ जुड़ रहा था, राजनीतिक मामलों में दखल दे रहा था और उनमें जुड़कर आंदोलन कर रहा था। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व क्या था? सर जॉन साइमन और क्लीमेंट एटली। आपके क्लीमेंट एटली और सर जॉन साइमन आपके क्या थे? आपके प्रमुख व्यक्तित्व में थे। परिणाम की बात करें तो भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था।
भारतीयों ने क्या किया, भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया, उसके पीछे कारण था, क्योंकि भैया इस पूरे के अंदर किसी भी भारतीय को हिस्सा नहीं दिया गया था। मतलब जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी के अंदर किसी भी भारतीय को नहीं शामिल किया गया था, कोई भी भारतीय यहां पर नहीं था। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। सामान्य अवग्रह आंदोलन, भैया ये पूछा जाता है, ये आपसे बहुत पूछा जाता है, कब हुआ था, तो भैया मैं आपको बता दूं भैया 1930, ठीक है। कब था, 1930 था। आपका क्या है ये, इसे 1930 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया था। किसमें, आपके महात्मा गांधी और आपके राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लॉन्च किया गया था। स्थान आपका साबरमती आश्रम और अहमदाबाद गुजरात था। मतलब साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद है, और अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में, स्थान आपका वो था। तो तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, अहमदाबाद भी पूछा जा सकता है जिले के हिसाब से, गुजरात और आपका साबरमती आश्रम, ठीक है। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश नामक एकाधिकारी के विरुद्ध कर का विरोध करना। मतलब ब्रिटिश के खिलाफ जो टैक्स था, उस टैक्स के खिलाफ आपका विरोध था। प्रमुख व्यक्तित्व में कौन कौन थे, आपके महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और सी राजगोपाल आचार्य थे, ठीक है। सॉरी माफ कर दिएगा, राजगोपालचारी थे, ठीक है। तो आपका महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और सी राजगोपालचारी थे आपके यहाँ पर प्रमुख व्यक्तित्व में। परिणाम क्या हुआ कि यह एक जन सत्याग्रह बन गया और लोगों में जागरूकता पैदा होना स्टार्ट हो गई, ठीक है जी। तो आपका ये सामने अवग्रह आंदोलन था, जो कि क्या था, जो कि आपके मतलब आपके एकाधिकार के लिए लड़ाई की जा रही थी। किसके विरुद्ध, भाई आपके ब्रिटिश के जो एकाधिकार थे उनके विरुद्ध एक लड़ाई की जा रही थी, ठीक है। इनका विरोध 1930 में हुआ था, जिसको सामने अवग्रह आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है क्या, भारतीय मतलब आपका भारतीय अधिनियम, आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। ये आपका भारतीय सरकार अधिनियम है 1935। देख लेते हैं इसकी आपकी मुख्य भूमिका क्या है और ये क्या है, ठीक। तो हम बात कर लेते हैं। तो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश भारत पर शासन करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधार था। क्या था ये, आपका एक महत्वपूर्ण आपका सुधार था, एक संवैधानिक सुधार था, जिसकी शुरुआत आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी, ठीक है। जिसका उद्देश्य क्या था, जिसका उद्देश्य ये था कि भारत सरकार से संबंधित प्रावधान बनाने हेतु एक अधिनियम पारित किया जाए, ठीक है। अधिनियम क्या थी, यूनाइटेड किंगडम की सांसद, क्या थी, यूनाइटेड किंगडम की सांसद थी, ठीक है। क्या सांसद थी, सांसद थी आपकी यूनाइटेड किंगडम की, ठीक है। बात क्या हो रहा था, बात ये होता भारत सरकार से संबंधित प्राधिकरण बनाने के लिए अधिनियम लागू करने की बात हो रही थी, पारित करने की काम हो रही थी, जिसका अधिनियम क्या थी, यूनाइटेड किंगडम की सांसद थी, ठीक है। प्रादेशिक विस्तार की मैं बात कर लेता हूं, तो सीधे ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र थे। मतलब जिन क्षेत्रों में आपके ब्रिटिश थे, ब्रिटिश शासन चल रहा था, उन क्षेत्रों की सीधी बात यहां पर की गई थी। अगले की बात कर लेते हैं। तो यहां से एक ऑफर आपका पास होता है, और वो ऑफर क्या था, वो ऑफर था आपका अगस्त ऑफर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगस्त ऑफर है क्या, तो देख लेते हैं अगस्त ऑफर क्या है। आपके वाइसराय लिन थियागो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया, ठीक है, जिनकी प्रतिज्ञाएं हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं भाई क्या है, आपके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आपके 1940 में अगस्त ऑफर दिया गया था, जिसमें ब्रिटिश शासन द्वारा आपको ये प्रस्ताव दिया गया था, और ये पेशकश भारतीय स्वतंत्रता की बढ़ती मांगों के जवाब में की गई थी, ठीक है। जो भारतीयों जो जवाब मांग रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए, उन स्वतंत्रता की जवाब देने के लिए इसको पेश किया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं कुछ प्रतिज्ञाएं हैं यहाँ पर,
ठीक है, जो आपकी वायसराय लिनथियागो ने दी थी। तो देख लेते हैं लिनथियागो के द्वारा क्या थी ये। भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद में अधिक भारतीयों को शामिल करना था, साथ ही साथ में एक सलाह देने वाले युद्ध परिषद की स्थापना करना था, अल्पसंख्यक राय को पूरा महत्व देना था और भारतीयों की अपनी संविधान बनाने की स्वतंत्रता को मान्यता देना था। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या थी, ये प्रतिज्ञाएं थी जो कि अगस्त ऑफर में शामिल की गई थी। ठीक है, नतीजे की बात कर लेता हूं तो 21 अगस्त 1940 को बांदा में आयोजित एक सम्मेलन में कांग्रेस सरकार ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। किसने कर दिया? कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को 1940 में क्या कर दिया भैया, आपका स्वीकार करने से मना कर दिया भैया, इसको अस्वीकार कर दिया। क्यों कर दिया अस्वीकार? तो अंग्रेजों द्वारा देश को केवल डोमिनियन स्टेट की गारंटी देना और पूर्ण संप्रभुता की गारंटी न देने के कारण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। मतलब डोमिनियन स्टेट की बात की जा रही थी, जहां पर आपके ब्रिटिश शासन है वहां की बात की जा रही थी, लेकिन साथ ही साथ में पूर्ण संप्रभुता की गारंटी यहां पर नहीं थी, पूरी तरीके से एकीकरण की यहां पे गारंटी नहीं थी। ठीक है, जिसके कारण से आपके कांग्रेस सरकार ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कह रहा है? अगला हमसे कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भैया बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अंत के करीब हम आ गए हैं अपने आंदोलनों के। किन किन आंदोलनों सत्याग्रहों से हम दोनों ने अपने इंडिया को, अपने ब्रिटिश इंडिया को किस तरीके से स्वतंत्र भारत बनाया। ठीक है, ये उसकी कहानी है। तो देख लो भैया, आपका बिल्कुल आपका आखिरी आंदोलन है जो कि 1942 में हुआ था, जिसके बाद भारत को अब आजादी मिलने ही वाली है। ठीक है, तो भारतीय छोड़ो आंदोलन एक आपका सामने अवाग्रह आंदोलन था, जो कि 1942 में महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत में ब्रिटिश औपनिवेश शासन को समाप्त करने की मांग करने हेतु लॉन्च किया गया था। किस किस के साथ? आपके राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, और साथ ही साथ में आपके महात्मा गांधी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 1942 में किया गया था। स्थान देख लेते हैं, यूपी, बिहार, मिदनापुर, कर्नाटका और महाराष्ट्र में आपको इसको लॉन्च किया गया था। उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करना, पूरी तरीके से ब्रिटिश शासन को भारत में समाप्त करना था। व्यक्तित्व किसने निभाया था यहाँ पे? तो महात्मा गांधी ने निभाया था। परिणाम क्या हुए? परिणाम हुए कांग्रेस को एक अधिकृत संगठन घोषित किया गया और जनता की सकारात्मक भागीदारी हुई। मतलब अब जनता इन क्रांतिकारियों के साथ जुड़ना शुरू हो गई, इन आंदोलनकर्ताओं के साथ शुरू हो गई जुड़ना, और इनके ही साथ आंदोलन करने के में भागीदारी बनती गई। ठीक है, तो 1942 में आपके भारत छोड़ो आंदोलन की ये छोटी सी पेशकश। ठीक, आगे हमारे पास आ जाता है यहाँ पर क्या? क्रिप्स मिशन। क्या आ जाता है यहाँ पर? क्रिप्स मिशन आ जाता है। कब आ जाता है? 1942 में ही क्रिप्स मिशन हमारे सामने आ जाता है। क्या उद्देश्य है वो देख लेते हैं जरा इसका। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा जरा मुझे खांसी हो गया है ज़्यादा, और ठीक, और थोड़ा सा जुकाम भी हो गया है, इस कारण बस थोड़ी सी क्लास में हो रही होगी, इसको टॉलरेट कर लेना। बाकी कंटेंट बहुत प्यारा मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसको आप देख लीजिए पूरा, तो आपके यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल भी इतिहास से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत भेजा गया एक प्रतिनिधि मंडल था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसका नेतृत्व किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद के राजनीतिक भविष्य के लिए एक संवैधानिक ढांचे की पर बातचीत करने के लिए भेजा गया था। किस पे? एक संवैधानिक ढांचे को तैयार करने की एक पेशकश की गई थी, जो कि क्रिप्स मिशन में की गई थी। और ये क्रिप्स मिशन कब आया था? तो ये आपका 1942 में भारत आया था।
ठीक है, जिसमें ये चाहते थे कि भारत पूरी तरीके से अपने संवैधानिक ढांचे को तैयार कर ले, उसका एक निर्माण कर ले, क्योंकि स्वतंत्र भारत अगर हो भी गया तो भाई चलेगा कैसे, किस तरीके से वो अपनी पेशकश रखेगा, किस तरीके से जल के अपने सुधारों, अपने मतलब अपनी जनजातियों को सुधार करते हुए आगे की तरफ बढ़ाएगा, कैसे नेतृत्व करेगा और कैसे आगे की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए जरूरत थी हमें संविधान की। ठीक है, तो संविधान की वीडियो आपने देखा ही होगा, ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुकी है, जिसको CS सर ने ऑलरेडी आपके लिए दे दिया है। तो आप वहां जाकर संविधान की क्लास को ले सकते हैं कि किस तरीके से आज़ाद होने के बाद निर्माण हुआ उस ढांचे का, जिस ढांचे से भारत एक आपका डेवलपिंग कंट्री की तरफ अग्रसर हो गया, आगे की तरफ बढ़ गया। तो भैया देख लेते हैं क्या है उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो उद्देश्य क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और सहायता सुनिश्चित करना था। परिणाम क्या हुए, परिणाम हुए ब्रिटिश और कांग्रेस ने क्रिप्स उपयोगियों को क्रमशः अत्यधिक रूढ़िवादी और कट्टरपंथी के रूप में देखा। किसके रूप में देखा, बहुत ही ज्यादा रूढ़िवादी और कट्टरपंथी के रूप में देखा। मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य भारतीय संगठनों ने मिशन को अस्वीकार कर दिया। इनने पूर्णतः तरीके से इस मिशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला हमारे तरफ क्या है, बेबेल योजना एवं शिमला सम्मेलन। चलो भैया देख लेते हैं भैया शिमला सम्मेलन और बेबेल योजना। ये क्या है, 1945 में, किसमें हुई, 1945 में ये आपका सम्मेलन हुआ था, जिसमें दो संबंधित घटनाएं थी। क्या थी, दो संबंधित घटनाएं हुई थी। क्या हुई थी, भारतीय स्वतंत्रता प्रश्न के समाधान पर बातचीत करने के ब्रिटिश सरकार के प्रयासों के हिस्से के रूप में हुई। तो देख लेते हैं, यहाँ पे दो घटनाओं का जिक्र हुआ है। दो घटनाएं कौन सी, एक बेबेल योजना और आपका दूसरा शिमला सम्मेलन। तो देख लेते हैं उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि बेबेल योजना भारत में गतिरोध को हल करने के लिए पेश की गई थी और शिमला सम्मेलन बेबेल योजना पर चर्चा करने के लिए आयोजित एक बैठक थी। ठीक है तो अगर देखा जाए तो निष्कर्ष ये निकला कि दोनों के दोनों ही बेबेल योजना के ऊपर आधारित थे। दोनों के दोनों ही बेबेल योजना के ऊपर थे। आपके संस्थापक कौन थे, लॉर्ड बेबेल और भारत के वायसराय। भारत के वायसराय और लॉर्ड बेबेल आपके यहाँ के संस्थापक थे। परिणाम क्या हुआ कि मुस्लिम भागीदारी के प्रश्न पर असहमति शिमला सम्मेलन में बेबेल की योजना की विफलता का कारण बनी। मतलब जो यहाँ पर मुस्लिम भागीदारी के प्रश्न पर मतलब बात हुई थी मुस्लिम भागीदारी की, उसकी असहमति शिमला सम्मेलन में बेबेल योजना की विफलता का कारण बन गई थी। ठीक है, और यह हुआ कब था, यह 1945 में हुआ था। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं अगले की बात कर रहा हूं तो आ जाता है हमारे यहाँ से कैबिनेट। आपका कैबिनेट मिशन योजना आ जाती है, जो कि कब हुई थी, यह आपकी 1946 में हुई थी। कब हुई थी, आपकी 1946 में हुई थी। क्या कारण था, प्रमुख कारण क्या था, क्या क्यों था ये, तो 1946 में एक ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था, जिसको लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एनी अलेक्जेंडर ने किया था। किसने किया था, एवी अलेक्जेंडर ने, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने और स्टैफोर्ड क्रिप्स ने इसको किया था। भारत की स्वतंत्रता को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच गतिरोध का हल करना था। ठीक है, ये जो कैबिनेट मिशन हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि उधर मुस्लिम लीग ने, उधर जो मुसलमान दल था उसने क्या किया, उसने भारत के विभाजन करने की बात की थी। उसने कहा था कि भारत के कुछ हिस्से हैं जो उनको चाहिए और जो मुस्लिम राष्ट्र से के नाम से घोषित किए जाएंगे, जिनको मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना है। तो उनके बीच का जो हल था, उनके बीच का जो मशवरा था, वो मशवरा करने के लिए कैबिनेट मिशन योजना यहाँ पर हुई थी। संस्थापक कौन थे, तो आपके क्लेमेंट एटली यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। क्या थे, आपके यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन आपके प्रधानमंत्री थे, मतलब उस समय के थे। ठीक है, उद्देश्य क्या था,
ये सुनिश्चित करने के लिए कि भारत शांतिपूर्व स्वतंत्र कैसे ग्रहण कर सकता है, मतलब इस विवाद के बीच में किस तरीके से भारत जो है वो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है, किस तरीके से भारत स्वतंत्र हो सकता है इस मुठभेड़ के बीच में कि भारत का बंटवारा या भारत का विभाजन कर दिया जाए। ठीक है, तो प्रमुख व्यक्तित्व की मैं बात करता हूं तो कौन कौन थे आपके, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे व्यापार मंडल के अध्यक्ष, दूसरे आपके पैदिक लॉरेंस थे भारत के राज्य सचिव, तीसरे आपके एबी अलेक्जेंडर थे नौवाहन विभाग के पहले भगवान। भाई तीनों के तीनों ही मेरे भाई बहनों, तीनों के तीनों ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बन जाते हैं कि स्टैफोर्ड क्रिप्स कौन थे, तो ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, आपके पैथिक लॉरेंस तो ये आपके राज्य सचिव थे, तीसरे एबी अलेक्जेंडर तो ये आपके नौवाहन के पहले भगवान थे। ठीक है, चलिए चलिए आखिरी भाई, भारत का विभाजन 1947। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा जो भारत था वो पूर्णतः तरीके से स्वतंत्र भारत बन गया और हम लोग पूरी तरीके से पूर्णतः स्वतंत्र हो गए, जिसके बाद हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ब्रिटिश शासन का कोई भी लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, किसी भी तरीके का उनका शासन हमारे ऊपर नहीं था। लेकिन 1947 में मुस्लिम लीग के कारण हुआ भारत का विभाजन। ये वही कहानी है जो 1947 में भारत का विभाजन करती है दो अलग अलग प्रांतों में, तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, ये जो विभाजन हुआ था अखंड भारत का, वो किन प्रांतों में हुआ, वो दो अलग अलग देशों में हुआ था, जो कि एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। ये अखंड भारत का टुकड़ा हुआ था जो पाकिस्तान और भारत बना। उद्देश्य कौन थे आपके, लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की तारीख 15 अगस्त 1947 निर्धारित की थी। कब की थी आपकी ये तारीख 15 अगस्त 1947 निर्धारित की थी, जिसमें रात के 12 के कुछ क्षण पहले ही पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था हिंदुस्तान से, जिसके कारण उनका इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस 14 को मनाया जाता है, 14 अगस्त को, और हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, किया किसने था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। और कब किया था ये, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को प्रस्ताव जारी करके उसको विभाजन करने की तिथि घोषित कर दी थी। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत दो स्वतंत्र डोमिनियन के अंदर टूट गया था, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, दो डोमिनियन देशों के बीच में आपके अखंड भारत विभाजित हुआ था, जिसको हम आज भारत और पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी कहानी थी कहां से कहां तक की, 1857 के सिपाही विद्रोह से लेकर कहां तक की, 1947 तक की। कहां तक की, 1947। 1857 सिपाही विद्रोह, 1919 जलियांवाला हत्याकांड, 1905 आपका बंगाल का विभाजन, 1942 आपका भारत छोड़ो आंदोलन, और उसके बाद 1947 आपके भारत का विभाजन पर जाकर ये पूर्णतः तरीके से ये जो संग्राम था, जो राष्ट्रीय संग्राम की लड़ाई थी, ये लड़ाई वहाँ पर जाकर पूरी तरीके से समाप्त हुई। और इन व्यक्तित्व की वजह से आज हम पूर्णतः तरीके से स्वतंत्र हुए। इन व्यक्तित्व की वजह से आज हमको पूर्णतः तरीके से स्वतंत्रता मिली, जिससे हम अंग्रेजों के शासन से मुक्त हो पाए। ठीक है, आज हम बात करने वाले थे इन चीज़ों के बारे में, जिसके बारे में मैंने पूरी तरीके से आपको सारी बातें बताई, सारी विस्तार में बताई, क्या कारण रहे थे, क्या उद्देश्य रहे थे, किन में सफलता मिली, किन में सफलता नहीं मिली, इन सब चीज़ों पर मैंने आपसे बात करी। और अतः हम अपने आखिरी कंक्लूजन पे पहुँचे 1947, जहाँ भारत को क्या मिली, भारत को मिली जहाँ पर आज़ादी। ठीक है, तो अब बात ये होती है कि 1947 के बाद भी क्या ये आंदोलन समाप्त हो गए या चलते रहे। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे क्या कहा कि जिस तरीके से हमारे भारत को चलाने के लिए जिस ढांचा, मतलब संविधान की शुरुआत नहीं हुई, संविधान का गठित नहीं हुआ था,
उसके बावजूद भी हमारे 1947 में हमारे भारत में कुछ आंदोलन आपके चले, और उन आंदोलनों की जो सूची है वो सूची आपके लिए ये सामने पेश है। ये कुछ ऐसी सूची है जो सूची 1947 के बाद भी भारत के अंदर गत वर्ष आपकी चलती रही, जो कि कुछ इस तरीके के आपके सामने ये दी हुई है। इसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 1947 के बावजूद भी ये आंदोलन रुके नहीं, जिनका मकसद स्वतंत्रता पाना नहीं है। इनका मकसद स्वतंत्रता पाना नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता तो हमें 1947 में ही मिल गई थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि भारत अब बिना स्वतंत्रता के मानेगा नहीं। ठीक है, तो आपके लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ही, हस्ताक्षर के साथ ही हमारे भारत का 15 अगस्त 1947 में ही हमारे भारत का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं, जैसे सर्वोदय आंदोलन आपका 1948, आपका भूदान आंदोलन 1951, आपका मिस्र गुप्त निरपेक्ष आंदोलन 1955, असंयुक्त आंदोलन 1961, साइलेंट वैली आंदोलन 1973, अरम्पिको आंदोलन 1983, गोरखंडलैंड आंदोलन 1986, स्वायत्तता आंदोलन 2005 और मीटू मूवमेंट 2006। ये आपके कुछ ऐसे और आंदोलन रहे जो 1947 के बाद रहे 2006 तक। इसी के साथ आज मैं विदा लेता हूं आपके साथ। और हाँ, इस पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बनने वाले हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं पूरी की पूरी एक क्लास MCQ के लिए आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यूट्यूब पर आपको MCQs तो बहुत मिल जाएंगे, पर ये डिटेल आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से अच्छे इसकी प्रिपरेशन कर सकें। और उसके बाद जब आप ये पढ़ने के बाद जब आप MCQ लगाएंगे ना, आप यकीन मानिए आधे से ज़्यादा चीज़ें आप बिल्कुल सटीक करते हुए जाएंगे। जो एक दो चीज़ें इसमें छूट गई हैं वो मैं आपको MCQ माध्यम से सारी चीज़ें कराता हुआ चलूँगा। तो आज मैं आपको इसी के साथ मैं आपसे सहायता लेता हूँ। मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो को अपना प्रेम, अपना स्नेह देंगे। इसी के साथ मैं आज क्लास आपकी समाप्त करता हूँ। थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख दीजिएगा, बाकी कंटेंट पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।